हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि। और मैं आपको भारतीय संस्कृति पढ़ा रही हूँ, भारतीय कला एवं संस्कृति। उसी क्लास में लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया है, तो वो हमने कुछ वास्तुकला पढ़ी थी, जो मध्यकालीन भारत की वास्तुकला है। उसके अंदर हमने ये शैलियाँ पढ़ी हैं। जो एक तो थी जो सेंटर पे किंग हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, उनकी शैली। और दूसरी हमने पढ़ी थी जो प्रांतीय राजा हुए थे, प्रांतीय शासक, उनकी शैलियाँ। ठीक है, तो शाही शैली और प्रांतीय शैली। तो प्रांतीय शैली में हमने एक पूरा जो बेस है वो पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसी को मैं आपको रिवाइज कराती हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे आज मुगल शैली की तरफ। तो ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि बंगाल शैली, मालवा शैली, जौनपुर शैली। तो बंगाल में अ, असल में मोहम्मद तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक का जो टाइम था, उस समय पे ही जो प्रांतीय उनके कुछ चुने हुए लोग रहते थे प्रांतों में, उन वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र शासन में कुछ वास्तुकलाओं पर जोर दिया और अपनी बिल्डिंग्स बनवाई या मस्जिद बनवाई। तो कह सकते हैं कि जिस टाइम तुगलक वंश जो है डिक्लाइन हो रहा है, उस टाइम ये प्रांतीय शासक उभर रहे हैं। तो बंगाल में काफ़ी वैसे अच्छे शासक रहे हैं, जैसे अलाउद्दीन अली शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह, जो बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने कितने सारे हिंदू ग्रंथों को फ़ारसी में उनका अनुवाद कराया था। तो रुकनुद्दीन बारबक शाह बहुत अच्छे थे। और इसी में ही एक नुसरत शाह आते हैं, जिन्होंने इसका कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया है। ठीक है, किसने कराया था? कदम रसूल मस्जिद जो बंगाल में है, इसका निर्माण कराया था नुसरत शाह ने। और इसके बाद बंगाल से अलग जो दूसरा प्रांत था, देखिए कदम रसूल मस्जिद है, गौड़ यानी बंगाल में है ये। तो दूसरा था मालवा शैली। मालवा पे भी काफ़ी अच्छे राजा हुए थे। यहाँ पर एक दिलावर खान था। दिलावर खान के बेटे रहते हैं वो, अल्प खान उनका नाम रहता है। वो दूसरा विरुद्ध धारण करके वो भी बहुत अच्छा बिल्डिंग्स वगैरह बनवाते हैं, आर्किटेक्चर में अपना काफ़ी योगदान देते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा चुकी थी। और यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको एक बताई थी रानी रूपमती का मंडप और हिंडोला महल। तो जो हिंडोला महल है, ये हुसैन शाह ने बनवाया था, मालवा के। और लिख देती हूँ मैं, हुसैन शाह। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और ये एमपी के क्षेत्र में है। ठीक है, ये सब जो है रानी रूपमती का मंडप और मांडू, ये है एमपी में। तो ये नर्मदा के किनारे पे इन्होंने होशंगाबाद की स्थापना भी की थी। और ये हुसैन शाह ने यहाँ पे बनवाया है हिंडोला महल। और जो रानी रूपमती का मंडप है, ये नर्मदा के दर्शन करके फिर कुछ अन्न जल ग्रहण करती थी। तो नर्मदा के दर्शन के लिए ये किला बहुत ऊंचा बनाया गया था। और ये भी एमपी में ही है। मांडू जो है मंडप, ये एमपी में ही है। और जो मैं बता रही थी कि इनकी जो कब्र है वो भी एमपी में है, तो वो सारंगपुर में है, क्योंकि ये वहाँ से बिलोंग करती थी, सारंगपुर से। तो ये एमपी में ही है, ये भी रायगढ़ में। ठीक है, और सारंगपुर में इन दोनों की कब्र है। किस किस की? रानी रूपमती की और बाज बहादुर की। जो अकबर जिसको जीत लेते हैं और बंदी बना लेते हैं, और तब तक ये रूपमती जहर खाकर अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। तो बाद में इन दोनों को एक साथ दफना देते हैं। और थर्ड थी जौनपुर शैली, जो सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का महान केंद्र बन गया था। तो इसको एक तो भारत का सिराज कहते हैं, जौनपुर को याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सिराज है ये। और ये इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था, इब्राहिम शाह सरकी ने। और ये सरकी यहाँ पर कैसे आए थे? तो फिरोज शाह तुगलक का एक हिजड़ा था, मलिक सरवर। ठीक है, किसका था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइम तुगलक डिक्लाइन वाले फेज में थे, फिरोज शाह तुगलक का, उस टाइम पे प्रांतों में खुद जो लोग नियुक्त किए गए थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। तो इस तरह से प्रांतीय राजा आए। तो फिरोज शाह तुगलक का हिजड़ा था मलिक सरवर। और मलिक सरवर ने ख्वाजा जहान की उपाधि धारण की थी और उन्होंने जौनपुर की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पे फिर उन्होंने शासन किया। और उसी कड़ी में एक शासक होते हैं इब्राहिम शाह सरकी, जिन्होंने अटाला की ये मस्जिद बनवाई, अटाला मस्जिद जौनपुर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बीजापुर शैली। देखिए, बीजापुर शैली को आदेश आगे संरक्षण के अंतर्गत बीजापुर शैली या वास्तुकला की दक्कन शैली का विकास हुआ था। उसने अनेक मस्जिदों और मकबरों का महलों का निर्माण कराया, यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो गोल गुम्बद है बीजापुर का, ये किसने बनवाया था? ये आदिल शाह ने ही बनवाया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है आई होप। अब हम पढ़ेंगे आज मुगल वास्तुकला को। देखिए, ये सब आपको पता ही होगा कि 1526 में जिस टाइम बाबर ने अटैक किया था, पानीपत का वॉर लड़ा था, उसके बाद से यहाँ पर मुगलों के राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। और सल्तनत में और मुगल काल में हमेशा ये अंतर रहा कि सल्तनत काल के जो शासक थे उन्होंने खुद को हमेशा आउटसाइडर माना। जो भी यहाँ पे वो गेन करते थे, अचीव करते थे, उसका श्रेय किसी खलीफा को या किसी आउटसाइडर को देते रहते थे। लेकिन जो मुगल हैं वो ऐसे शासक थे जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना रहे थे, अपनाना चाह रहे थे और यहाँ पर घुल मिलना चाहते थे। इसीलिए अकबर ने बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ अपनाई, जैसे धर्मनिरपेक्ष वो रहा था और हमेशा प्रजा के हित की बात सोची थी। इबादत खाने की स्थापना करी थी जिसमें अलग अलग धर्मों के विषय में चर्चा होती थी। तो ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में और मुगल काल में इतना अंतर तो रहा कि मुगल जो शासक थे वो भारत में रम जाना चाहते थे, भारत के हो जाना चाहते थे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हर कोई अपने कुछ प्रिंसिपल्स लेके चलता है, जिसके तहत उन्होंने कुछ गलत काम भी किए, कुछ मंदिरों को नष्ट करा दिया, उनको मस्जिद में बदलवा दिया। वो कुछ एक दो चीज़ें हर टाइम पे कुछ ना कुछ गलत होती हैं, लेकिन फिर भी सल्तनत काल के शासकों से मुगल काल के शासक थोड़े बेटर थे। तो देखिए इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया है। जिस टाइम बाबर ने पानीपत और रुहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण आरंभ करवाया था, उस टाइम क्या स्थिति थी देखिए। देखिए, एक तो इन्होंने रुहेलखंड में बनवाई थी जामी मस्जिद, ठीक है। और ये जो पानीपत है यहाँ पे एक बाग था, काबुली बाग, इसके अंदर भी एक मस्जिद बनवाई है, काबुली बाग के अंदर, ठीक। और दोनों मस्जिदें 1526 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। फिर भी उसका शासनकाल किसी भी नई शैली या तकनीकी को प्रेरित करने के लिए बहुत अल्पकालिक था, क्योंकि बाबर 1530 में बाबर का शासन खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इनकी। फिर हुमायूं आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, हुमायूं की शैली के बारे में पढ़ेंगे। और हुमायूं के हमेशा एक एनिमी रहे शेरशाह सूरी। और हुमायूं का शासन भी बहुत इस तरह का शासन था कि बेचारे निर्वासित ही रहे अधिकतर टाइम के लिए। जैसे 1530 से उन्होंने 40 तक शासन किया। 40 में कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध के बाद, शेरशाह सूरी से हार जाने के बाद, वो निर्वासित जीवन जीते, मतलब यहाँ से भारत की सीमाओं से थोड़ा दूर ही रहते हैं। और 40 के बाद फिर 55 में वो दोबारा आते हैं, ठीक है। 55 से और फिर 56 में उनकी सीढ़ियों से लुढ़क कर उनकी मृत्यु हो जाती है। और 56 में फिर यहाँ पे आ जाते हैं अकबर, ठीक है। तो देखिए, हुमायूं के शासनकाल की विशेषता शेरशाह सूरी के साथ निरंतर सत्ता संघर्ष था। शेरशाह सूरी के साथ हमेशा इनका संघर्ष रहा। और शेरशाह सूरी जो है उनका शासन बिहार और बंगाल दोनों पे था। सासाराम बिहार में उनकी कब्र है। इतिहास, इसलिए वह कला और स्थापत्य कला की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाए। जब वो यहाँ पर रहे ही बहुत कम टाइम के लिए थे तो ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं सकते थे ऑब्वियसली। उसने दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली। अभी जो दीन पनाह है ये दिल्ली में ही है और इसको आज पुराने किले के नाम से जानते हैं, ठीक है, पुराना किला। और पुराने किले के अंदर जो मस्जिद बनवाई थी वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, इसलिए पुराने किले के साथ इन दोनों को ही जाना जाता है। लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया। इस अवधि की वास्तुकला में फारसी शैली छाई रही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा आगे देखते हैं अब, शेरशाह सूरी पे आते हैं। तो अपने संक्षिप्त शासनकाल में शेरशाह ने कुछ स्मारकों का निर्माण कराया। उसे दिल्ली में किला कूहना, पुराने किले की मस्जिद जो है, जो मैं बता रही थी कि इस पुराने किले को स्टार्ट हुमायूं ने कराया, लेकिन उसकी मस्जिद को शेरशाह सूरी ने बनवाया। उसे पाकिस्तान में प्रसिद्ध रोहतास किले का निर्माण कराया। तो ये भारत से बाहर है, इस टाइम पाकिस्तान में है रोहतास किला। और अपने शासन को चिन्हित करने के लिए उसने अफगान शैली में पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण कराया। अधिकतर ऐसा हुआ है सल्तनत काल में भी और मुगल काल में भी कि ये अपनी मस्जिदों का निर्माण अपने जीते जी प्रारंभ करा देते थे, बाद में उसको कंप्लीट अगर कोई उनका आगामी शासक है वो कंप्लीट करा देता था। तो इन्होंने
अपने जीते जी ही अपने अपने जो मस्जिद वो अपना जो कब्र है ये लोग स्टार्ट कर देते थे। लेकिन ये यहाँ पे बात हो रही है मस्जिद की, ठीक है। शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण, और किस शैली में? अफगान शैली में। उसके शासनकाल में लोधी शैली से वास्तुकला की मुगल शैली की ओर अवस्थांतरण है। मतलब एक फेज से दूसरी तरफ जब जाते हैं तो वो हमें शेरशाह सूरी के टाइम पे देखने को मिलता है। उसने एक प्राचीन मौर्य मार्ग का पुनर्निर्माण और विस्तार कराया, जिसे सड़क ए आजम का नाम दिया गया है, ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है। कौन सी रोड? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। और देखिए ये मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, ये बात सही है। और इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार जो कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। मौर्य जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो कह सकते हैं कि पहले ऐसे शासक थे जिनकी सीमाएं बहुत अधिक विस्तारित थी और केवल चाणक्य की हेल्प के द्वारा। तो क्योंकि उनकी सीमाएं यहाँ पर काबुल तक थी और यहाँ जो आज बांग्लादेश है यहाँ तक उनकी सीमाएं थी, तो उस पर शासन करने के लिए जरूरी है सही मार्गों का चयन या निर्माण, जो भी आप कहें, ठीक है। तो अगर सही मार्ग है तो उस पर आवागमन के साधनों के साथ ही उन पर देख रेख के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि रास्ते जो है वो अच्छे हो। तो ये जीटी रोड का जो निर्माण है वही उस समय पे ही हो चुका था। इसका पुनर्निर्माण कराया है, जीर्णोद्धार कराया है शेरशाह सूरी ने। और ये बांग्लादेश के चट्टगांव से शुरू होती है, ठीक है, चट्टगांव से पूर्व में, और ये लाहौर होते हुए जाती है अफगानिस्तान के काबुल तक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। उसने यात्रियों के लिए पर्याप्त सराय और पेड़ों की उपस्थिति सुनिश्चित की, और शेरशाह सूरी का मकबरा उसके जन्मस्थल सासाराम में बनाया गया। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अच्छा, अब आप एक बात और देखिए यहाँ पे कि जो इंडो इस्लामिक शैली है उसकी कुछ खासियत अगर आपको ओरली बतानी हो या रिटन में भी बतानी हो तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने किस स्टोन का यूज़ किया है। तो सल्तनत काल में सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल हुआ है, और ग्रे सैंडस्टोन का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। ग्रे सैंडस्टोन और लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। ये बेसिक दो तीन चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा। तो ये तो है वो पत्थर, जो प्रस्तर जिनका इस्तेमाल हुआ है। शैली के अंतर्गत क्या आता है? एक है मीनार जरूर होंगी शैली में, कोई ऐसी प्रांतीय शैली होगी बस जिसमें मीनार नहीं थी। थोड़ा सा अकबर ने भी मीनारों पर जोर देना कम कर दिया था, लेकिन इंडो इस्लामिक शैली की अगर एक कलेक्टिवली हम क्वालिफिकेशन वो देखते हैं, क्वालिटीज़ देखते हैं, और उसकी कह सकते हैं कि उसकी श्रेणियाँ, उसके पार्ट्स देखते हैं, तो उसमें मीनार है, मस्जिद है, गुम्बद है, ठीक है, मेहराब है, और उसमें और क्या है? उसमें है कीमती रत्न जो जड़े गए हैं, ठीक है। नक्काशी पर बहुत जोर दिया गया है, नक्काशियाँ हैं, नक्काशियाँ और जालियों का इस्तेमाल। तो ये बिल्कुल ऐसी मैं लिख दूँ पहले, जालियाँ या जालियों का प्रयोग। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन है जो आपको कहीं रिटन में काम आएगा और ओरली बताने के भी काम आएगा। तो ये है इंडो इस्लामिक यानी हिंद इस्लामिक, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, हिंद इस्लामिक। देखिए ये इंडो इस्लामिक है, हिंद इस्लामिक शैली की खासियत है। अब आप याद रखिएगा क्या क्या है। संगमरमर यूज़ कौन सा करा है? सफ़ेद भी किया है, सल्तनत काल में हुआ है इसका यूज़। ग्रैंड स्टोन का हुआ है, ग्रे सैंड स्टोन और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। मीनार ज़रूर देखने को मिलेगी, मस्जिदें मिलेंगी, गुम्बद, मेहराब कीमती रत्नों से जड़े गए हैं, नक्काशियाँ हैं और जालियों का प्रयोग है। चलिए अकबर के टाइम पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कला और स्थापत्य कला के विकास में गहरी रुचि ली। अच्छा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सासाराम में उनकी कब्र है, किसकी? शेरशाह सूरी की, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और एक झील के
किनारे स्थित है। शेरशाह के शासन में भी सल्तनत युग की निर्माण परंपरा चलती रही। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हुमायूं जैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवा पाए थे वास्तुकला में, अगर शेरशाह सूरी भी उसे ब्रेक कर देते, रुक जाते, या ये इतनी रुचि नहीं लेते, तो शाहजहाँ के टाइम पे जो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया वो शायद नहीं हमको देखने को मिलता। क्योंकि जब कोई चीज़ ब्रेक होती है तो उसे फिर से उठाने में, बनाने में, निर्माण करने में समय लगता। लेकिन क्योंकि वो चलायमान रहा, वो प्रक्रिया चलती रही, तो आगे शाहजहाँ को बहुत हेल्प हो गई। उस किसी चीज़ को चलते हुए जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इट्स वेरी इजी टू कीपिंग मूव ऑन। ठीक है, अब देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कला और स्थापत्य कला के विकास में गहरी रुचि ली है, और अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माण कार्यों की प्रमुख विशेषता थी लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, किस पत्थर का इस्तेमाल किया है? लाल बलुआ पत्थर का। उसने ट्यूडर आर्क चतुष्कोणीय मेहराब के उपयोग का भी प्रचलन किया। अब ये ट्यूडर आर्क क्या है? देखिए, दिस दिस सीम्स टू वेरी डिफिकल्ट कि पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है। ऐसे तो होता है जो वर्ड्स, अगर हम रुक जाते हैं किसी वर्ड पे तो तो हमारा आर्ट्स एंड कल्चर का फेस वहीं स्टक हो जाता है। और ये सब कमी है, ये डिफरेंट और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की। ट्यूडर आर्क चतुष्कोणीय मेहराब कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझनी। जब हम लोग एंट्री करते हैं तो देखिए, पहली बात तो जो इमारतें हैं, मस्जिद हैं मुग़ल काल की, और कह सकते हैं या इंडो इस्लामिक समय की, तो उन सब के बेस को मजबूत करने के लिए ये इस तरह के ऊंची जगहों पे पहले इनको बनाया गया। ठीक है, कोई मंच कह लो आप इसे, उठा हुआ हिस्सा कह लो, या मोटी नींव कह लो, या चबूतरा कह लो, तो ये इस तरह से पूरा एक बेस तैयार करके इसके ऊपर बिल्डिंग्स को बनाया गया है। उसमें गुम्बद जरूर देखने को मिलेंगे, मीनारें देखने को मिलेंगी, मैं अभी बता चुकी ये बात। ठीक है, अब ये जो चतुष्कोणीय मेहराब है, मेहराब आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? गेट पे या विंडोज़ पे। ये मेहराब हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब जो मेहराब है इसको चतुष्कोणीय कर दीजिए, यानी जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, मान लीजिए ताजमहल भी है, यहाँ फव्वारे हैं ना, जलाशयों का प्रयोग है, इस तरह से सब तीनों चारों तरफ पानी का निकास निकाल देते थे। चार बाग पद्धति हमेशा बनी होती थी। जो बाग है वो चार बाग पद्धति से, या इस तरह यहाँ पे बाग बने होते हैं। ठीक है, तो जो ये चतुष्कोणीय मेहराब है, इस पे आते हैं। ये मान लीजिए ये एंट्री है, ये यहाँ पे मेहराब दिया हुआ है, तो इसको 4 पार्ट्स में कर दीजिए, मतलब इसके 4 हिस्से इस तरह से लेयर्स कर दीजिए, 4 लेयर्स। तो ये होती है बस चतुष्कोणीय मेहराब, और ये देखने में सुंदर भी लगता है, उभरा हुआ भी लगता है, और काफ़ी ग्रैंड लगता है। तो बस इसका इस्तेमाल इसीलिए किया गया है, चतुष्कोणीय मेहराब का। अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए कुछ निर्माण कार्य इस प्रकार वर्णित हैं। अब इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहली बात ये कि लोदियों ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने की थी, और उन्हीं की बहुत सारी चीज़ें वास्तुकला में इन लोगों ने फॉलो की, जो मुगल काल में राजा हुए हैं। जैसे जो आगरा का किला भी है, रेड फोर्ट है आगरा में, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी दीवारें लोदी काल में ही रेडी हो गई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करा पाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर मुगल आ जाते हैं। तो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आते हैं, और वो इतने अच्छे भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, वो युद्ध में भी हार जाते हैं। तो बाबर का शासन आ जाता है, तो अब इस काम को बाबर भी नहीं ध्यान दे पाए, क्योंकि टाइम नहीं था उनके पास इतना। 1530 में वो मृत्यु हो जाती है और हट जाते हैं। हुमायूं हमेशा निर्वासित रहे, युद्धों से घिरे रहे, और गृह युद्ध से घिरे रहे, क्योंकि कामरान अस्करी और हिंदाल जो उनके ब्रदर थे, उनसे भी उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो अभी इस चीज़ पे ध्यान दिया फिर अकबर ने। तो अकबर ने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थी, एक आगरा बनाई थी और एक लाहौर बनाई थी। और लाहौर की देख रेख और जो संचालन किया था वो किया था फतेहपुर सीकरी से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आगरे का किला है और आगरे में रेजिडेंस का जो ख्याल है वो लोदियों से ही इन्होंने अडॉप्ट किया था। लोदी आगरा पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, वहाँ उनको क्षेत्र वो पसंद था, सुविधाएं बहुत तरह की उन्होंने देखी वहाँ पे, इसीलिए वहाँ रहना उन्होंने प्रेफर किया, और उस चीज़ को समझा अकबर ने। यह अकबर के शासनकाल के दौरान आरंभ किए गए पहले निर्माण कार्यों में से एक था, आगरे का जो किला है। इस किले के अंदर अभी वर्तमान अधिकांश संरचनाएं शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनवाई गई, क्योंकि जो किला है वो तो कंप्लीट हो गया था अकबर के टाइम पे। उसके अंदर की जो मोती मस्जिद वगैरह है, शीश महल, खास महल, वो सब बनवाए फिर शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई, इसके अंदर क्या क्या है देख लीजिए। एक तो है मोती मस्जिद, एक है दीवान आम, जो आम पब्लिक के लिए था, मतलब आम पब्लिक नहीं कहेंगे, आम गेस्ट के लिए था, और जो दीवान खास है वो खास लोगों के लिए था। और ये
यहाँ पर मीटिंग करते थे दीवाने खास में, जैसे बाहर दूसरे देश की सीमाओं से अगर कोई शासक बुला लिया या प्रांतों से कोई शासक बुला लिया तो उनको दीवाने खास में बिठाकर उनसे मीटिंग होती थी, राजस्व वगैरह के बारे में पूछना, उनके राज्य के, उनकी जो जिस भी एरिया में वो हैं उस एरिया की जानकारी लेना, तो दीवाने खास में ये काम होता था। और बाकी जो इनके अपने अपॉइंटेड थे वो इसमें थे। तो जहांगीरी महल भी है इसमें, ठीक है। तीसरी चीज़ आप याद रखिएगा। चौथी चीज़ है, पहला हो गया मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, अब है जहांगीरी महल। शाहजहाँ को यहीं पर नज़रबंदी में डाला गया था जब शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने जेल कर दी थी। मैंने देखा भी है, वहाँ पर काफ़ी नीचे ग्राउंड में है ये जो बना हुआ है जहाँ पर शाहजहाँ को बंदी बनाया गया था। जहांगीरी महल के अंदर ही है वो ग्राउंड में। तो किले के अंदर बगीचों को चार बाग शैली के अनुसार बनवाया गया। ये तो इन्होंने हमेशा बागों पे बहुत जोर दिया ही है, जब भी कोई किला बनवाया है, मस्जिद बनवाई है, अपने मकबरे बनवाए हैं, उसमें इन्होंने चार बाग पद्धति का इस्तेमाल किया ही है। और उस काफ़ी सुंदर भी लगता है, डेकोरेटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उससे इसकी भव्यता बढ़ जाती है, जो भी मस्जिद है या मकबरा है उसकी भव्यता बढ़ जाती है। अकबर इस किले के परिसर का उपयोग अपने हरम में 5,000 से भी अधिक स्त्रियों के निवास स्थल के रूप में करता था। देखिए जहांगीरी महल जो है इसके बारे में ही किले के अंदर बगीचे बगीचे हो गए, और बता रहे हैं कि किले के अंदर 5,000 स्त्रियों के निवास स्थल के रूप में अकबर ने इसका यूज़ किया है। और जहांगीर यहाँ पे पले बड़े भी हैं, क्योंकि जब हम लोकल ओरल हिस्ट्री पे जाते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं और कुछ गाइड वहाँ मिलते हैं, तो वो लोकल ओरल हिस्ट्री में और भी काफ़ी चीज़ें जोड़ जोड़ के बताते हैं, जिसमें जहांगीर के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इस तरह का स्विमिंग छोटा सा मतलब पौंड सा है, ये टब जैसा कहेंगे, टब जैसा ये बना हुआ है। तो इसमें वहाँ पे कुछ लोकल लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जहांगीर स्नान करते थे जब वो छोटे थे। तो ये बना हुआ है यहाँ पे आगरे के किले में जहांगीरी महल, ठीक है। बहुत बड़ा है ये, और इसमें इतने सारी बिल्डिंग्स और चीज़ें बनी हुई है कि अगर आप जाएंगे तो एक दिन में तो कवर भी नहीं कर पाएंगे अगर अच्छे से देखना है तो। अब देखिए फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या क्या बनवाया है। देखिए शहर के भीतर कुछ महत्वपूर्ण भवन इस प्रकार हैं। बुलंद दरवाजे को 1576 ईस्वी में गुजरात पर अकबर की विजय उत्सव मनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर की 40 मीटर ऊंची भव्य संरचना के रूप में निर्मित किया गया। अब पहले तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा कितनी है, 40 मीटर। और किस विजय के बाद बनवाया था? गुजरात पर अकबर की विजय उत्सव मनाने के लिए। डेट क्या है? 1576, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। देखिए इस तरह के गेट और भी देशों में बहुत हैं, और भारत में भी है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है। उस तरह से ही ये गेट ही था, प्रवेश द्वार, जो इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ था और मुगल काल की एक मुख्य इमारत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में ही हुआ है, जिसको शेख सलीम चिश्ती को ये मानते थे, और ये करवाया है 1581 में, 1581 में इसका निर्माण कराया। और शेख सलीम चिश्ती के बारे में ये कहना है कि इनकी ही कृपा से जो जहांगीर है वो पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम सलीम रखा था बचपन में। और इसमें सफ़ेद संगमरमर की जाली का काम किया गया है। इसकी दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतों को अंकित किया गया। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वैसे फ़ारसी शैली को यूज़ करते थे, फ़ारसी इनकी भाषा थी, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जो कुरान की आयतें लिखवाई है वो अरबी शैली में लिखवाई है। यह एक शाही परिसर में स्थित है जिसमें बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद भी है। अब याद रखिएगा आप कि फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद भी है, बुलंद दरवाज़ा भी है, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। 1606 में इसे जहांगीर द्वारा भी सजाया गया था। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पंचमहल। ये एक 5 मंजिला भवन है, खंभों पर निर्मित है और फारसी बदगीर यानी विंड कैचर की अवधारणा से प्रेरित। अब ये विंड कैचर क्या है, और ये जो इसमें बोल रहे हैं कि 5 मंजिला भवन और खंभों पे निर्मित है, दरअसल ये इस तरह से बना हुआ है, जैसे आप इस तरह से लेते जाइए इसे, 3 4 5 बिल्डिंग्स हो जाएंगी, और इसमें सिर्फ पिलर्स हैं। ये पूरा हवादार बना हुआ है, इसमें प्रॉपर कक्ष जो बंद होते हैं कमरे उस तरह का नहीं है, इसीलिए इसको विंड कैचर कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल हवादार बना हुआ है, ठीक है। और सुंदर लगता है वैसे देखने में बहुत। थोड़ा सा अगर दूर से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चाइना में बनाते हैं ना, थोड़ा सा हट टाइप, 3 4 5 मंजिलें एक साथ बनाते हैं, हल्का सा वैसे भी लुक आती है इसकी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जोधाबाई का महल या मरियम उस जमानी का महल, ये बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, जब फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो जोधाबाई का महल ज़रूर देख के आते हैं सब। इसको युग का मोती कहते हैं, मेरी पता नहीं क्या लिख दिया, युग का मोती घंटियों और
फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र हैं। क्योंकि जोधाबाई एक हिंदू थी, थोड़ा सा उसको हिंदू टच देना वैसे भी लाजमी है, लेकिन इंडो इस्लामिक शैली में दोनों चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं, तो उसको बहुत सुंदर घंटे और फूलों के से सजाया गया है। जोधाबाई का महल, जिनको इन्होंने मरियम उज़ ज़मानी विरुद्ध दिया था, यानी उपाधि दी थी। अब है इबादत खाना। देखिए, इबादत खाना वो प्लेस है जिसमें अकबर हर धर्म के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करना पसंद करते थे, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। इबादत खाने की स्थापना के पीछे यही लक्ष्य था कि धर्म निरपेक्ष चर्चाएं हो सके, क्योंकि अकबर एक धर्म निरपेक्ष राजा थे, शासक थे, और वो चाहते थे कि हर धर्म के बारे में डिस्कशन हो, उनकी खूबियाँ जानी जाए, और जितना ज़्यादा डिस्कस होगा उतना ही जानकारी प्राप्त होगी और हमारा जो ज्ञान है उसमें उसका विस्तार होगा। लेकिन हुआ ऐसा था कि इबादत खाने की स्थापना और जो दीन इलाही धर्म था उसकी काफ़ी आलोचना हुई, उतना वो एक्सेप्ट नहीं किया गया जितना अकबर सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा, वैसा रहा नहीं। तो अब आप याद रखिएगा कि इबादत खाने की स्थापना अलग अलग धर्मों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। तो अकबर विभिन्न धर्मगुरुओं से चर्चा करने के लिए इस स्थान का उपयोग करता था। अब देखिए, 25वीं आंगन एक आंगन है जहाँ अकबर शतरंज खेला करते थे। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, नेट वगैरह के एग्जाम में भी आ जाता है, और सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम में भी आ जाता है कि 25वीं आंगन क्या है। ये वो आंगन है जहाँ पर अकबर शतरंज खेला करते थे, और कहाँ खेलते थे? फतेहपुर सीकरी के अंदर है ये। अब हिरण मीनार जो है, इसका निर्माण अकबर के चहेते हाथी हिरण की याद में कराया गया था। उनकी मृत्यु हो जाती है इनके फेवरेट एलिफेंट की, तो उसकी याद में इसका निर्माण होता है। ये यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भी कार्य करता था, क्योंकि यात्री जैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस प्लेस पे हैं, कैसे हैं, और कोई चीज़ ऊंची बनी हो तो दूर से देखना भी उसको आसान रहता है। इस अनूठे रूप से डिज़ाइन किया गया, और इसकी बाह्य दीवारों पर हाथी के दांत जैसे नुकीले कोने हैं, क्योंकि उसको एक हाथी वाली इमेज देनी थी, तो लाजमी है कि हाथी के दांत लगाना उस पर ज़रूरी था। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है बुलंद दरवाज़ा जिसमें चतुष्कोणीय मेहराब का इस्तेमाल हुआ है, और इसकी लुक देख लीजिए आप, कितनी सुंदर है। इसमें मीनार वो भी लगे हुए, गुम्बद हैं, मेहराब हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन आप देख लीजिए। और ये है हुमायूं टॉम्ब, जिसमें पूरा का पूरा इंडो इस्लामिक पैटर्न यूज़ किया गया है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें 4 बाग पद्धति है, ये बाग हैं, ये जलाशय बने हुए हैं यहाँ पर, और इसमें गुम्बद भी है, और वो भी डबल डोम है, दोहरा गुम्बद है इसमें, ठीक है जी। और मेहराब हो गए, ये यहाँ पे बने हुए हैं, ये मेहराब हैं सब, ठीक है, याद रखिएगा आप, ये मेहराब का इस्तेमाल है, और ये काफ़ी अच्छा एक उदाहरण है इंडो इस्लामिक शैली का। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो और ये देखिए, ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में, ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है, सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। और जाली का कार्य थोड़ा सा आप देख लीजिए, आई थिंक इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जाली पे जो डिज़ाइन है केवल एक ही पैटर्न का नहीं है, ये याद रखिएगा कि जाली में बहुत वरीयता है डिज़ाइंस में। जैसे कुछ जालियाँ ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस में हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पर गोल गोल डिज़ाइन के साथ हैं, कुछ पूरा फूल बना बना कर जालियाँ बनाई गई हैं, जैसे ऐसे 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 करके पूरी जाली में फूल ही फूल बनाए गए हैं। कुछ पे तिरछी लाइनें बनाकर इस तरह से डिज़ाइंस बना दिए गए हैं, मतलब बहुत तरह से जालियों का इस्तेमाल हुआ है, कोई एक पैटर्न नहीं था। तो ये जालियाँ भी इसको इमारतों को और सुंदर बना देती थी, ठीक है। तो आज की क्लास अभी हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं, कल को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जहांगीर की इमारतों के बारे में। और अभी तक आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई आपकी क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। और जो भी लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और देखिए रोज़ बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की। तो आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।